नमस्कार दोस्तों। ग्रामोदय महाविद्यालय की जो ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पूर्व के वीडियो में बात करी थी भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य के बारे में। तो कौटिल्य की जो बेसिक जानकारी थी वो हमने उसमें करी, जैसे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसके बारे में बताया गया था। अब आज अपन अध्ययन करेंगे कौटिल्य के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में। इसके संदर्भ में कौटिल्य के राजनीतिक जो है विचारों के संदर्भ में, तो सबसे पहला जो आता है कि जो राज्य है इसका संगठन हुआ है, ये संगठन किस आधार पे हुआ है। तो इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया, यानी जो राज्य है वो 7 अंगों से मिलकर बना है, यानी 7 जो मूल तत्व है, जो मूल अंग है, उनसे मिलकर है वो राज्य नामक संस्था बनी है। कितने? 7। यानी 7 वो जो मूल अंग होंगे जिनके आधार पर राज्य की जो है एक अवधारणा बनती है, एक संरचना बनती है। उसमें पहली चीज इन्होंने बताई हुआ है स्वामी। स्वामी का मतलब है राजा, यानी उस राज्य संस्था का सर्वोच्च व्यक्ति, राज्य संस्था का सर्वोच्च व्यक्ति, यानी राजा उस राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, यानी मुख्य जो इकाई के रूप में कार्य करेगा वो है राजा, यानी स्वामी। उसको क्या बोला है? स्वामी। तो राज्य का शीर्षस्थ अंग, ऊपर का सबसे प्रथम व्यक्ति, उसको राजा कहा गया। ये शासन की धुरी है। फिर दूसरा है अमात्य। अमात्य का मतलब है राज्य रूपी रथ के पहिए के सम, यानी जो राज्य रूपी रथ है उसके पहिए के रूप में जो है अमात्य रहेंगे। अमात्य का मतलब है मंत्री, यानी इसको यूं भी कह सकते हैं अपन मंत्री परिषद या उसके सदस्य, मंत्री परिषद या उसके सदस्य। दोस्तों, जो ये अमात्य है ये आज के जमाने के जो प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होती है उसी के समान उस समय ये था। यानी राज्य के शासन संचालन के अंदर राजा का सहयोग करने के लिए अमात्यों की जरूरत पड़ती थी, मंत्रियों की जरूरत पड़ती थी, विभाग के अध्यक्षों की जरूरत पड़ती थी। तो उसको विभाग अध्यक्ष भी कह सकते हैं, मंत्री भी कह सकते हैं, अमात्य भी कह सकते हैं। तो ये लोग मिलकर जो है शासन या प्रशासन का निर्माण करते थे और वही प्रशासन फिर राज्य के अंदर सत्ता का जो है सत्ता का संचालन करता था। यानी दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अमात्य। पहला हुआ स्वामी, यानी राजा। राजा के बाद राजा के जो नीचे के स्तर के जो मंत्री, यानी यूं कह सकते राजा के बाद दूसरा जो नंबर है वो मंत्रियों का होता, उसको अमात्य बोला जाता था। इसमें अलग अलग विभागों के अलग अलग अध्यक्ष हुआ करते थे। जैसा कि कौटिल्य ने बताया तो 26 प्रकार के विभाग थे, तो 26 अध्यक्षों के बारे में उन्होंने बात करी है। तो वो 26 ही जो अध्यक्ष है वो अमात्य कहे जाते। क्या कहे जाते थे? राज्य रूपी रथ के पहिए के समान। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि इस अमात्य को एक ही कहा जाता प्रधानमंत्री, और उसके जो नीचे के जो मंत्री थे उनको मंत्री परिषद का दर्जा दिया हो गया होगा, लेकिन अपन यहाँ इसको एक इकाई के रूप में लेंगे, किसी व्यक्ति के रूप में नहीं लेंगे। फिर बात करते हैं तीसरा जो उन्होंने भूभाग जो बताया है वो है जनपद। इस जनपद के अंदर राज्य की सीमाओं के भीतर के भूभाग को जनपद का, एक राज्य है, जैसे मान लो ये कोई राज्य है तो इसके जो ये सीमा है क्या है? सीमांकन। इसके बीच का जो ये भूभाग है इसको बोला जाता था भूभाग को जनपद। और इसी भूभाग के अंदर जो है राज्य की जो जनता होती थी, जो नागरिक होते थे, कौन? नागरिक, वो भी इसी के अंदर रहते थे। तो बिना नागरिकों के तो राजनीतिक व्यवस्था का संचालन भी नहीं हो पाएगा। तो शासन प्रशासन किन के लिए चाहिए? नागरिकों के लिए। तो नागरिक और उस राज्य का जो है सीमांकन होगा। बिना सीमा वाले राज्य नहीं हो सकते, उसका सीमांकन जरूरी है। कितना भूभाग है उस राज्य के अंदर सम्मिलित होगा ये जरूरी है। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जनपद। इसके अंदर राज्य की सीमाओं के अंदर के भूभाग और इसमें निवास करने वाले लोग, जिसको नागरिक कहा जाता है, वो इसमें सम्मिलित है। तो 3 चीजें हो गई, स्वामी, अमात्य, यानी स्वामी का मतलब राजा, उसके बाद उसकी मंत्री, उसके बाद जनपद। जनपद का मतलब है भूभाग और जनसंख्या। फिर चौथा जो भाग है वो दुर्ग। दुर्ग का मतलब किला, इसको राजधानी भी कहा। आधुनिक समय में उनको राजधानी कहा जाता। उस समय उनके दुर्ग होते थे, किले होते थे, जहां से प्रशासनिक व्यवस्थाएं संचालित होती थी। राजा का निवास होता था और वहीं से सारा प्रशासन चलता था। तो चौथा जो इंपॉर्टेंट भाग है वो है दुर्ग, जिसको किला या राजधानी कहा जाता था। अब ये किले के भी 4 प्रकार बताए। कौटिल्य ने किले कितने बताए?
चार प्रकार, यानी दुर्ग के चार प्रकार बताए हैं। पहला बताया ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग का अर्थ ऐसा एक दुर्ग, जैसे मान लो ये किला बना हुआ है, इस किले के जो चारों ओर की जो परिधि है, इसके अंदर क्या भरा होता था? पानी। यानी चारों ओर ये यहाँ पानी होता था और बीच में ये किला होता था। ये इस प्रकार का, यानी ऐसा किला या ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी खाई खोद के उसके अंदर पानी भरा होता था, जिससे किसी भी दुश्मन का आसानी से उसके अंदर आक्रमण न हो सके, या यूं कह सकते हैं किसी दुश्मन देश की सेना है वो आसानी से उसके अंदर, उस राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। इसके लिए जो है एक खाई खोद के खाई के अंदर पानी भर दिया जाता। खाई बहुत गहरी होती थी, तो पैदल सैनिक, घुड़सवार उसमें से पार नहीं हो सकते थे, उसको इधर से इधर आने में बहुत समय लगता था और बहुत ही ये एक खतरनाक कार्य होता था। तो जो पहले प्रकार का दुर्ग है वो ओदक दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परिधि के चारों जो परिधि है उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसके अंदर खाई खोद के पानी भरा जाता था, यानी पानी के बीच के अंदर, यानी पानी से घिरा हुआ दुर्ग, उसको ओदक दुर्ग कहा जाता था। दूसरा दुर्ग है पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग। अपन इतिहास के जितने भी साक्ष्य पढ़ते हैं या यूं कह सकते हैं जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने निकल के आती है वो दुर्ग के रूप में आपके गिरि दुर्ग। कौन से? गिरि दुर्ग, यानी जो पहाड़ों के ऊपर बने होते, पहाड़ की जो चोटी होती थी उसके ऊपर दुर्ग बने होते थे और ये दुर्गम दुर्गों के अंदर थे, यानी ये दुर्गम शैली के दुर्ग थे। वहां आसानी से किसी दुश्मन का या किसी अन्य राजा का आक्रमण करना संभव नहीं हो पाता और वहां से सभी, क्योंकि ये ऊंचा भाग होता, तो वहां से संपूर्ण राज्य को जो है राज्य पर दृष्टि रखी जा सकती थी। तो वो दुर्ग है आपके गिरि दुर्ग या पहाड़ों पर स्थित दुर्ग या पर्वत दुर्ग का भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, ध्यान रखना, दुर्गों की श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग होते हैं वो आपके गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग है। तीसरा दुर्ग इन्होंने बताया धानवंत दुर्ग। अब ये ऐसा प्रकार का दुर्ग होता जो जमीन पे बना, यानी जमीन से घिरा, चारों ओर सपाट जमीन, उसके ऊपर जो है दुर्ग का निर्माण कर दिया जाता था, तो उसको धानवंत दुर्ग कहा जाता था। यानी मैदान पर बना हुआ दुर्ग, यानी जमीनी भाग पर बना हुआ दुर्ग। फिर वन दुर्ग, चौथी जो श्रेणी इन्होंने बताई है कि वन के अंदर दुर्गम स्थानों पर जो है किले बनाए जाते थे, उनको वन दुर्ग या वन्य दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। और इस पर जो है जो महत्वपूर्ण मंत्रणाएं होती थी मंत्रियों के साथ, अमात्यों के साथ, राजाओं की, वो वहीं होते थे। एकांतवास होता एक तो, दूसरी चीज वहां किसी और दूत का या मान लो कोई अन्य जो हो सकता है कोई षड्यंत्र हो रहा हो, उस षड्यंत्र के बारे में जो षड्यंत्रकारी है वो अपने ही दुर्ग में हो और वो बाहर जाके हमारी जो सूचनाएं हैं वो एक तरह से दुश्मन को जाके दे दे। कई बार ऐसा इतिहास में हम उदाहरण भी पढ़ते हैं, वो भी हुआ। लेकिन उससे बचने के लिए जो है वन के अंदर दुर्ग रखे जाते, जहां राजा के विश्वस्त व्यक्ति ही वहां जो है निवास करते थे। तो ये दुर्गों की चार श्रेणी जो इन्होंने ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवंत दुर्ग और वन दुर्ग के रूप में जो है कौटिल्य ने बताई है। फिर जो पांचवा जो अंग बताया है सप्तांग में, पांचवा जो अंग वो है कोष। कोष का मतलब है वित्त विभाग। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए कोष का होना जरूरी है, वित्त का होना जरूरी है। बिना धन के, बिना वित्त व्यवस्था के किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो पाता। इसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, क्योंकि जो राज्य बना है वो राज्य की जो संरचना बनी है उसके अंदर राज्य है वो लोगों से कुछ न कुछ कर के रूप में, टैक्स के रूप में प्राप्त करेगा, उसका संग्रह करेगा, वो धन के रूप में रहेगा। क्योंकि इसी कोष से प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, सेना चलती है, न्याय व्यवस्था चलती है, राज्य का पूरा प्रशासन चलता है। तो बिना कोष के राज्य का पूरा प्रशासन संचालन करना संभव नहीं हो पाता। तो कोष इंपॉर्टेंट, राजकीय कार्यों को संचालित करने का माध्यम, यानी इसके बिना किसी भी राज्य की जो है कल्पना नहीं करी जा सकती। फिर अगला छठा जो बिंदु है वो है दंड, न्याय व्यवस्था, सेना, शक्ति को काम में लेने का जो माध्यम है वो सेना भी कह सकते हैं, न्यायिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। बाहरी मामलों में इसको सेना कह सकते हैं, क्योंकि जो सेना होगी वो राज्य की जो सीमा है उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। और आंतरिक मामलों के अंदर दंड की व्यवस्था है वो अपराधियों को नियमित करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, समाज कंटकों को नियंत्रित करने के लिए दंड की व्यवस्था भी रखना जरूरी होगा। तो ये प्रशासन का एक भाग भी है और जो है राज्य का भी एक भाग, सेना या शक्ति को लागू करने वाली व्यवस्था के रूप में जो है दंड को माना गया है। फिर अगला जो सातवां और अंतिम जो इसका बिंदु है वो है मित्र
यानी राजा का एक राज्य है, उस राज्य का कोई ना कोई तो मित्र होगा, वो पड़ोसी भी हो सकता है या पड़ोसी का पड़ोसी भी हो सकता है। तो बिना मित्र के, यानी एक विदेश के अंदर वैदेशिक संबंधों को संचालित करने के लिए आपको मित्र चाहिए, यानी ऐसा दूसरा राज्य या ऐसा जो राजा जो सुख दुख के अंदर उस राज्य का सहयोग कर सके, या यूं कह सकते हैं विपदा के समय जो है सहयोग कर सके, वो मित्र होगा। तो ये 7 अंग दोस्तों राज्य के हो गए। फिर राज्य का जो कार्य क्षेत्र बताया, अब राज्य के कार्य क्षेत्र में कौटिल्य ने राज्य के लोक कल्याणकारी धारणा को स्वीकार किया है और अर्थशास्त्र में राज्य का जो कार्य है विस्तृत रूप से बताया। लोक कल्याणकारी राज्य होगा तो लोक कल्याणकारी राज्य के स्वाभाविक सी बात है, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य भी अधिक होंगे क्योंकि वो लोगों का कल्याण करता है, लोगों के लिए कार्य करता है। तो राज्य के जो कार्य है विस्तृत है, ये बात अर्थशास्त्र में बताई किसने? कौटिल्य ने। तो सबसे जो प्रमुख कार्य वो बताया है प्रजा रक्षण। पहला कार्य क्या बताया? प्रजा रक्षण, यानी प्रजा की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनके जान माल की सुरक्षा करना। इसमें भी कुछ बिंदु बताए, जैसे प्रजा की रक्षा सुरक्षा करना, यानी पहली बात है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वो मत्स्य न्याय की स्थिति को बाहर निकलने के लिए हुआ। मत्स्य न्याय की स्थिति के अंदर जो शक्तिशाली होता वो अन्यों को हानि पहुंचाता। तो सभी लोगों के जो जीवन की सुरक्षा कैसे हो, उनके संपत्ति की सुरक्षा कैसे हो, मत्स्य न्याय की स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए जो है प्रजा रक्षण का जो प्रमुख कार्य है वो राजा का पहला कार्य होता था, प्रजा की रक्षा या सुरक्षा करना, मत्स्य अवस्था से मुक्ति दिलाना। दूसरा जो कार्य बताया है राज्य में उपस्थित समाज कंटकों और अपराधियों को दंड देना। स्वाभाविक सी बात है, जहां नागरिक रहेंगे वह सभी प्रकार के नागरिक निवास करेंगे, वहां अच्छे बुरे भले सब होंगे। तो बुरे भले लोगों को नियमित करने के लिए और अच्छे लोगों को बुरे लोगों से बचाने के लिए जो है राज्य क्या करेगा? अपराधियों को और समाज कंटकों को क्या करेगा? दंड देगा समय समय पर। फिर है बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगा, यानी प्रजा रक्षण के अंदर भी तीसरा जो कार्य है वो बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना। यानी बाहर से मान लो किसी राजा ने आक्रमण कर दिया हो, अगर मान लो उस राज्य के निवासियों को नुकसान हो रहा हो, उसकी संपत्ति को नुकसान हो रहा हो, या यूं कह सकते हैं उनकी कृषि है उसको नुकसान हो रहा हो, उसको बचाने के लिए जो है राज्य कार्य करेगा, यानी बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करेगा। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है आदि से रक्षा करेगा। मान लो प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, इन सभी जो प्राकृतिक कारण से आपदाएं आती है, इन आपदा के अंदर जो है नागरिकों के लिए जो भोजन की व्यवस्था, उसको रहने के लिए जो है स्थान की व्यवस्था आदि जो है राज्य के कार्य होंगे। फिर प्रजा की संपत्ति की रक्षा और जीवन की सुरक्षा करेगा। राज्य का कार्य है प्रजा की रक्षा और उसकी संपत्ति की रक्षा, यह मूल कार्य है। फिर जो दूसरा जो बिंदु आता है जन कल्याण। पहले प्रजा रक्षण हो गया, अब है जन कल्याण। जन कल्याण का मतलब लोक कल्याणकारी राज्यों की भांति प्रजा के सर्वांगीण विकास है तो जन कल्याण के कार्य राज्य करेगा, यानी राज्य वो सारी परिस्थितियां उपलब्ध करेगा जो नागरिकों को चाहिए उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके भविष्य निर्माण के लिए, या यूं कह सकते हैं उनके जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती है वो उपलब्ध कौन करवाएगा? राज्य करवाएगा। फिर जो तीसरा जो बताया है राज्य के आर्थिक दायित्व। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है वो राज्य का आर्थिक दायित्व। आर्थिक रूप से जो गतिविधियां संचालित होती है उनके नियमन का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। तो कौटिल्य ने बताया कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से नियंत्रित या यूं कह सकते हैं निर्माण करेगा कि समाज में साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो। एक तो ये नहीं हो कि कुछ एक लोगों के पास, यानी कुछ एक लोगों के पास जब संपत्ति इकट्ठी हो जाए और अधिकांश लोग गरीब हो, तो ऐसी राज्य व्यवस्था संचालित नहीं हो सकती। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो साधनों संसाधनों का इस प्रकार से वितरण करेगा ताकि जो प्रत्येक नागरिक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और उसके संपत्ति की सुरक्षा हो और वो कोई भी आर्थिक रूप से कार्य कर सके, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय कर सके और सभी के, जनता के सभी वर्गों के जो आर्थिक हित है वो संरक्षित हो। ऐसी जो है आर्थिक व्यवस्था राज्य संचालित करेगा। फिर है प्रशासनिक प्रणाली का उचित निर्वाह करेगा। इन कौटिल्य ने बताया कि सक्षम प्रकार की जो
प्रशासनिक प्रणाली होती है उसका जो है राजा है वो है का संचालन करेगा। इसीलिए इन्होंने 26 प्रकार के अध्यक्ष की व्यवस्था की है और फिर बाद में प्रशासनों का अलग अलग तरीके से वितरण करके उनका विकेंद्रीकरण किया है, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं, जो दूर रहते हैं, उन लोगों का भी जीवन अच्छे से कैसे संचालित हो सके, उनके लिए कैसे आवश्यक परिस्थितियां हो, वो विकास के लिए उपलब्ध हो, ये सभी कार्य जो है कौन करेगा? राज्य करेगा। तो दोस्तों आज हमने बात करी थी जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत और राज्य के जो कार्य है उसके बारे में बात करी थी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।